एडवोकेट कीर्ति शर्मा फ्रॉम सेंचुरी लॉ फर्म। आज मैं आपके सामने एक लीगल अवेयरनेस का वीडियो लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी में डिफरेंस क्या है। इंसॉल्वेंसी एक तरीके की सिचुएशन होती है जिसमें कंपनीज, एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म इनकेपेबल होते हैं अपने डेट को पे करने में। वेयर एज बैंकरप्सी क्या होता है, एक कोर्ट की एक्नॉलेजमेंट होती है जिसमें ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि कंपनीज इनकेपेबल है अपने डेट को रीपे करने में और उसमें कोर्ट की असिस्टेंस रिक्वायर होती है। तो चलिए अब जानते हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर हम ट्रेंड देखें 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन इकोनॉमी को रिफॉर्म करने के लिए काफी सारे लॉज इंट्रोड्यूस किए थे, जिसमें कंपनीज के पास ऑप्शन तो था राइट टू एंट्री करने का, बट एग्जिट करने का कोई भी सोल्यूशन नहीं था। इसके बाद कंपटीशन एक्ट आया 2002 में। इसके बाद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ 2009 में, जिसके बाद कंपनीज के पास राइट टू एंट्री मिला, राइट टू कम्पीट मिला, बट राइट टू एग्जिट नहीं मिला। तो इस लॉ को इंट्रोड्यूस करने का पर्पज सिर्फ यही होता है कि अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है या बैंकरप्ट हो जाती है तो उस केस में कंपनीज अपनी लायबिलिटीज को या उनके जो डेब्ट है उनको पे करके लीगली ड्यू प्रोसेस के थ्रू मार्केट से एग्जिट ले सकते। तो अब जानते हैं कि आईबीसी का फ्रेमवर्क क्या है। आईबीसी का फ्रेमवर्क दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक फर्स्ट पार्ट रेगुलेटर्स है, सेकेंड पार्ट हमारा एडजुडिकेटर्स है। रेगुलेटर्स के अंदर जो बॉडी है वो है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, और हमारी एडजुडिकेटर्स की दो बॉडी है जिसमें एनसीएलटी और डीआरटी। एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, डीआरटी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो चलिए अब जानते हैं इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर कौन कौन सी बॉडीज आती है। नंबर 1 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, नंबर 2 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, नंबर 3 इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज का वर्क क्या होता है कि कोड ऑफ कंडक्ट बनाना कि किस तरीके से प्रोसेस को फॉलो किया जाए। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो होते हैं उनका वर्क क्या होता है, कंपनी की टेक केयर करना जब कंपनी डिस्ट्रेस होती है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज का मेन वर्क क्या होता है कि फाइनेंशियल एडवाइजर बेसिकली एक्ट करते हैं एंड ये डेट रिकास्ट प्लान बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें दो एडजुडिकेटरी बॉडी होती है, एक एनसीएलटी एंड डीआरटी। एनसीएलटी बेसिकली ये सारे ही कंपनीज के जो डिस्प्यूट्स होते हैं कॉर्पोरेट अफेयर्स वो अप्रोच करते हैं एनसीएलटी में, और बिजनेस को अगर रिकंस्ट्रक्ट करना है या रीस्ट्रक्चरिंग करानी है उसके लिए भी एनसीएलटी इट्स द एडजुडिकेटरी अथॉरिटी है कंपनीज के लिए, और ये भी कह सकते हैं कॉर्पोरेट्स के लिए। डीआरटी क्या है, डीआरटी एक डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है जो कि डेट को रिकवर करने के लिए बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अप्रोच करते हैं। हमने आईबीसी का फ्रेमवर्क देख लिया, आईबीसी का क्यों इंट्रोड्यूस किया गया उसके बारे में भी जान लिया। तो अब जानते हैं कि आईबीसी कोड के अंदर क्या प्रोसेस दिया गया है उसके बारे में जानते हैं, जिसे हम कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कहते हैं। इसमें अगर इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिसमें सबसे नंबर 1 है डिफॉल्ट, नंबर 2 है इनिशिएट ऑफ CIRP, नंबर 3 एडमिशन रिजेक्शन, या नंबर 4 है अपॉन एडमिशन। नंबर 1 डिफॉल्ट के बारे में जानते हैं। अगर कॉर्पोरेट डेटर या फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर किसी भी तरीके का डिफॉल्ट करते हैं रीपेमेंट में टू द अपोजिट पार्टी, तो उस केस में हम डिफॉल्ट अगर हुआ है तो हम एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो चलिए अब जानते हैं कि CIRP की जो प्रोसीडिंग्स हैं कौन इनिशिएट कर सकता है। एज पर सेक्शन 7 ऑफ आईबीसी कोड 2016 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर के पास ऑप्शन है कि वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के में एप्लीकेशन फाइल करें। उस एप्लीकेशन के साथ उसको प्रूफ ऑफ डिफॉल्ट लगाना होगा, प्लस उस एप्लीकेशन के साथ उनको एक नाम भी इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का देना होता है, जिसके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग ना हो। हम बात करते हैं अब इसके बाद ऑपरेशनल क्रेडिटर के बारे में। ऑपरेशनल क्रेडिटर सेक्शन 8 सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन लगा सकता है बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एंड इनिशिएट कर सकता है कॉर्पोरेट
CIRP प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर। इसमें जो प्री कंडीशन है, सबसे पहले ऑपरेशनल क्रेडिटर को एक डिमांड नोटिस देना होगा कॉर्पोरेट डेटर को और 10 दिन तक वेट करना होता है उसका। 10 दिन के वेट करने के बाद ही वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। इसमें उसको प्रूफ ऑफ डिफॉल्ट प्लस इसमें वो चाहे तो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का भी नाम दे सकता है। ये ऑपरेशन क्रेडिटर के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 10 ऑफ IBC कोड 2016 की। इसमें कॉर्पोरेट एप्लीकेंट के पास ऑप्शन होता है कि वो एप्लीकेशन लगा सकता है बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगर कॉर्पोरेट एप्लीकेंट को ऐसा लगता है कि कंपनी इनकैपेबल है फॉर रीपेइंग द डेट। अगर वो आज मतलब करंटली इनकैपेबल है या फ्यूचर में भी इनकैपेबल है तो इसके अगेंस्ट वो एप्लीकेशन लगा सकता है बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एंड CIRP प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर। इसके साथ कॉर्पोरेट एप्लीकेंट को प्रूफ ऑफ डिफॉल्ट भी लगाना होगा और इसके साथ प्रपोज इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम भी देना होता है। फिर ये एप्लीकेशन बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जाएगी। इसके बाद एप्लीकेशन एडमिशन या रिजेक्शन होती है। अगर कुछ डिफेक्ट आता है तो उसका रिकवर करने का भी टाइम दिया जाता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के थ्रू। इसके बाद इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट हो जाता है, वो आगे का प्रोसेस को फॉलो करता है। जब ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अप्रूवल मिल जाता है IRP का। IRP इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हो जाता है और उसी दिन से मॉरेटोरियम इम्पोज हो जाता है। मतलब अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कंपनी पेंडिंग है तो उनपे स्टे लग जाता है। इसके बाद IRP के बाद 3 दिन का टाइम होता है कि उसको पब्लिक अनाउंसमेंट करना होता है और इसमें इनविटेशन देना होता है क्लेम्स के लिए। अगर किसी को भी क्लेम है कंपनी से तो वो इनविटेशन के थ्रू IRP को अप्रोच करते हैं। इसके बाद उन क्लेम्स की वेरिफिकेशन होती है। क्लेम्स की वेरिफिकेशन होने के बाद कमिटी बनाई जाती है जो कि COC होती है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की। इसके बाद कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अप्रूव करते हैं इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को जो कि बन जाता है फिर बाद में रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और आगे की प्रोसीडिंग कंटिन्यू करता है। जब COC अपॉइंट होती है उसके बाद रेजोल्यूशन प्लान बनाया जाता है। रेजोल्यूशन प्लान बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सबमिट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अगर वो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी एसेट्स हैं कॉर्पोरेट डेटर के वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं टू द क्रेडिटर्स को, और या फिर जो भी पेंडिंग लायबिलिटी होती है, डेब्ट पेंडिंग होता है, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। अगर रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं होता है देन लिक्विडेशन प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाती है कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट में। इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट है स्विस रेवेंस प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि 25 जनवरी 2019 में आई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपरली डिफरेंशिएट किया था कि ऑपरेशनल क्रेडिटर या फाइनेंशियल क्रेडिटर में डिफरेंस क्या है। इसके साथ इसमें यह भी बोला गया था कि 29A जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड प्रोविजन है, प्रमोटर नहीं पार्टिसिपेट कर सकते रेजोल्यूशन प्रोसेस में। इसके अलावा और भी रेलेवेंट जजमेंट है जो कि मैंने अपने ब्लॉग में लिख रखे हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।